तो मैं डॉक्टर एस भदौरिया, हमारी यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा, नेट शिक्षा और पीजीसी शिक्षा से संबंधित परीक्षाओं के लिए जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम समावेशी शिक्षा का भाग 3 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 2 भाग पूर्व में प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम तीसरा भाग प्रस्तुत करेंगे। इन तीनों भागों को यदि अच्छे से स्टडी कर लिया जाए तो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट पूर्णतः क्लियर हो जाता है। दोस्तों, अच्छे से आप उसको पूरे प्रश्नों को देखेंगे, निश्चित है कि आप समावेशी शिक्षा के इर्द गिर्द कोई भी प्रश्न होंगे तो आप कर लेंगे। तो उसके बाद हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल से एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी परीक्षाओं के लिए आपको ये चैनल हमारा मेल का पत्थर साबित होगा। निश्चित है कि सफलता के लिए आपका सहयोगी होगा। तो चलिए आज के प्रश्नों पे चलते हैं। तो हमारे आज के प्रश्न ये रहे। तो आज का पहला प्रश्न है, क्या अशक्त बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए? तो देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे बच्चे, हर प्रकार के बच्चे एक कक्षा में बैठे हुए हैं। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके प्रति दया और सहानुभूति का भाव यदि हम प्रदर्शित करेंगे कक्षा के अंतर्गत, तो उन बच्चों में थोड़ा सा नर्वसनेस आएगा, क्योंकि वो ये समझेंगे कि हमारे प्रति दया का कारण हमारी दिव्यांगता तो नहीं है, तो उससे निराश हो सकते हैं, उनके प्रति निराशा आएगी। इसलिए उनके प्रति अतिरिक्त दया और सहानुभूति का भाव बच्चों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। उनके लिए जिस तरह का उनका स्तर है उसके अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल, उनके अकॉर्डिंग जो हमारी पाठ्य सामग्री है, जो हमारे टीचिंग एड्स हैं, उनके अनुसार हमको प्रस्तुत करना चाहिए। हमें इतना करना चाहिए बस। अगला प्रश्न है, क्या समावेशी कक्षा में बच्चों को उनके दिव्यांगता के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, एक साथ मिक्स करके बैठाना चाहिए, वर्गीकृत करके नहीं। अगला प्रश्न है, क्या समावेशी कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो ये बिल्कुल हाँ। समावेशी कक्षा में जहाँ सभी बच्चे हों, एक साथ हर प्रकार के बच्चे बैठे हों, तो उनमें विद्यार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का तात्पर्य है बच्चे जिस समाज से आते हैं, जिस संस्कृति से आते हैं, उसी स्तर पर उनसे बात करना। अगर हम उसी स्तर पर उनसे बात करते हैं, उसी भाषा में बात करते हैं, तो विषय वस्तु आसानी से उनके समझ में आती है। इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। चलिए हम आगे चलते हैं। वह बच्चा जिसे धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में समस्या आती है, वह बच्चा जो धारा प्रवाह लिख भी नहीं सकता और पढ़ भी नहीं सकता, तो उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिक लर्नर बोलते हैं। और वो रोग कौन सा होता है उसमें कभी कभी पूछ लेता है, तो रोग है वो डिसलेक्सिया। ये मनोवैज्ञानिक रोग हैं। डिसलेक्सिया रोग के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ लिख नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है,
जो बच्चे शीघ्रता से व स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। जो बच्चे शीघ्रता से सीखते हैं, स्वतंत्र रूप से सीखते हैं, वो क्या है? गिफ्टेड चिल्ड्रन है, यानी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। आगे है प्रश्न, थाईलैंड के शहर जोमेसियन, थाईलैंड का ये शहर है जोमेसियन में 1990 में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन को क्या बोलते हैं? जोमेसियन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये इंटरनेशनल सम्मेलन था जो शिक्षा पर था। इसमें 50 देशों ने भाग लिया था। इसमें कुल 50 देशों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य जो था, सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, इसका उद्देश्य था। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जोमेसियन विश्व सम्मेलन में मुख्य रूप से 2 बातें निकल कर आई थी। जोमेसियन जो सम्मेलन हुआ था शिक्षा का, उसमें 2 बातें निकल कर आई थी। तो वो कौन सी 2 बातें हैं? तो पहला है, सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित हों। कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि उसी समय ये तय हुआ था इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा जो आज है, तो उसी सम्मेलन का परिणाम कहा जा सकता है इसको। तो सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित हों, पहली चीज। और दूसरी चीज है, बच्चे, प्रौढ़, वृद्ध, सभी को शिक्षा की सुविधा हो। ये 2 चीजें निकल के सामने आई थी उस सम्मेलन में। अब आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सलमान का विश्व सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो जोमेसियन के सम्मेलन के बाद सलमान का सम्मेलन हुआ था, और सलमान का ये जो है, ये स्पेन में है। जोमेसियन थाईलैंड में था और सलमान का कहाँ है? स्पेन में है। एक फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो ये स्पेन में था, सलमान का में हुआ था, जून 1994 में हुआ था ये सम्मेलन। तो सलमान का सम्मेलन को समावेशी शिक्षा की नींव माना जाता है। सलमान का में जो सम्मेलन हुआ था, तो अभी हमने जोमेसियन को बताया, तो सॉरी, सलमान का सम्मेलन में को समावेशी शिक्षा की नींव। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट तो यहाँ से उसका मिलता है, कुछ कॉन्सेप्ट मिलता है, इसको हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। लेकिन वास्तव में जो समावेशी शिक्षा की नींव यदि माना गया है, तो सलमान का सम्मेलन को माना गया है। तो सलमान का सम्मेलन को समावेशी शिक्षा की नींव माना जाता है। 92 देशों ने भाग लिया था इसमें, 92 कंट्रीज, और 25 संगठन इसमें भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, सलमान का सम्मेलन का विषय क्या था? जो उसका थीम थी, तो विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए विश्व सम्मेलन, सुलभता व समता, ये उसका विषय था। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए विश्व सम्मेलन, सुलभता व समता। अगला प्रश्न है, सलमान का सम्मेलन का निष्कर्ष क्या था? जो सम्मेलन हो चुका, अब सम्मेलन के बाद निष्कर्ष निकल कर आया, तो वो कौन सा निष्कर्ष निकल कर आया? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था सामान्य बच्चों के साथ। देखिए, तो कुल मिलाकर के ये क्लियर हो गया था यहाँ
कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, CWSN, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, ये जो बच्चे हैं इनके बच्चों की माने इस तरह के बच्चों की समुचित शिक्षा की समुचित व्यवस्था किसके साथ? सामान्य बच्चों के साथ। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो समावेशी शिक्षा का प्रवर्तक की अगर बात आती है तो ईटार्ड को माना जाता है, ईटार्ड को। तो दोस्तों आज हमारा समावेशी शिक्षा का तीसरा भाग यहीं पे संपन्न होता है और कुल मिलाकर ये इस श्रृंखला का, ये समावेशी शिक्षा का ये तीसरा और अंतिम भाग भी था। इसमें कुल मिलाकर हम 82 प्रश्न प्रस्तुत कर चुके हैं और इन 82 प्रश्नों में से सभी प्रश्न इस प्रकार के हैं कि आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं। समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और हम अगले दिन माने अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च के प्रकार। अब हम चलेंगे रिसर्च पे। तो दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे संपन्न होता है। तो इसके पहले थोड़ा सा हम आपसे पुनः एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। निश्चित रूप से हमारा चैनल आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।